नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे होंगे, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो इन एमसीक्यूज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं, जो चीज़ें छूट गई थी वो शायद कवर हो जाएँ। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो एमसीक्यू भी हम करेंगे, तो थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। तो राष्ट्रीय जो ज्ञान आयोग है आपका, भारत के प्रधानमंत्री उस समय के जो कौन थे, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक क्या थी, ये उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय थी। ये उन्हीं के निर्देशन में बना हुआ था, जिसका उद्देश्य जो था भारत को एक ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना था। अपने कार्यकाल के दौरान आयोग ने जो था ज्ञान के क्षेत्र को में सुधारने के लिए 27 प्रमुख क्षेत्रों पर इन्होंने लगभग 300 सिफारिशें दी थी। याद रखिएगा, 27 प्रमुख क्षेत्रों पर इन्होंने लगभग 300 सिफारिशें दी थी ज्ञान के क्षेत्र में। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 13 जून 2005 को जो है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, 13 जून 2005 को जो है अधिसूचना जारी हुई। तो इनमें क्या क्या बिंदु रखे गए थे आयोग के सामने। तो पहला बिंदु क्या था इसमें कि जो शिक्षा प्रणाली है में उस उत्कृष्टता का निर्माण करना, जिससे कि 21वीं सदी के ज्ञान संबंधित चुनौतियों का सामना किया जा सके और भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाया जा सके। ये जो था एक अध्यादेश लाया गया 13 जून 2005 में और आयोग के सामने रखा गया। भाई इन बातों पर, इन चीज़ों पर जो है, जो पॉइंट्स हमने रखे हैं इस अधिसूचना में, इन पर जो है आप अपनी जो है राय दीजिएगा। तो सबसे पहले वही था कि शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना, जिससे कि हम 21वीं सदी की ज्ञान कौशल चुनौतियों का सामना कर सकें और भारत को प्रतिस्पर्धात्मक जो है क्षमता की उसकी बढ़ा सकें। दूसरा उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो प्रयोगशालाएँ हैं उनमें जो है ज्ञान का निर्माण को बढ़ावा देना। तीसरा था बौद्धिक संपदा अधिकार जो हैं उनसे संबंधित संस्थान हैं उनमें प्रबंधन का भी सुझाव देना। चौथा था कृषि और उद्योग में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। और पांचवा उस गैजेट में लिखा हुआ था कि सरकार को प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा प्रदाता बनाने के लिए ज्ञान क्षमताओं के उपयोग को बढ़ावा देना और ज्ञान को व्यापक रूप से साझा करके जनहित में अधिकतम इसको जो है जनहित में इसको साझा करना। तो ये इन्होंने जो थे 5 हैं अधिसूचना में कुछ पॉइंट्स रखे थे आयोग के सामने। भाई ये चीज़ें हैं, हमारी समस्याएं हैं, आप इन पर जो है अपनी राय दीजिएगा। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो आयोग के समय जो महत्वपूर्ण चिंताएं थी वो था ज्ञान तक आसान पहुंच कैसे की जाए, है ना, ज्ञान प्रणालियों का निर्माण कैसे किया जाए और उनका संरक्षण कैसे किया जाए, ज्ञान का प्रसार कैसे किया जाए, और जो ज्ञान बन रहा है ना, जो नॉलेज बन रही है उसका प्रसार भी तो करना ज़रूरी है ना। प्रसार के साथ साथ हम क्या करें, उसको बेहतर सेवाएं कैसे प्रदान कर सकें। तो ये जो है इसकी प्रमुख चिंताएं थी। तो इन्हीं चिंताओं के आधार पर इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2005 में गठित हुआ था और उसके बाद इन्होंने जो है इस पर स्टडी करी और हर जो है वैसे इसका जो कार्यकाल था 2009 तक था, बट इसने ये था अपनी रिपोर्ट जो थी जो है अलग अलग पार्ट्स में दी थी। कुछ 6 में भी दी थी, कुछ 7 में दी थी, कुछ 8 में दी थी और अंतिम रिपोर्ट जो थी, वैसे मेन जो रिपोर्ट दी थी इन्होंने 2009 में अंतिम रिपोर्ट दी थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था, ये इसकी जो रिपोर्ट जो थी 9 अध्याय में बटी थी वैसे। तो कौन कौन से अध्याय थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में? सबसे पहला है ज्ञान तक पहुँच, ज्ञान अवधारणाएँ, ज्ञान का सृजन, ज्ञान का अनुप्रयोग, सेवा की डिलीवरी और सिफारिशें तथा परामर्श, और लास्ट में जो है संक्षेपण। तो ये जो 9, वैसे 8 अध्याय थे, पर संक्षेपण को अगर हटा दें और संक्षेपण को भी मिला दें इसमें, क्योंकि संक्षेपण यानी कि निष्कर्ष लास्ट में वही है। तो वैसे 8 अध्याय थे इसमें, ठीक है, और संक्षेपण को भी मिला देंगे तो टोटल कितने अध्याय हो गए? 9 अध्याय हो गए। तो नेशनल नॉलेज कमीशन ने क्या क्या सिफारिशें दी? तो नेशनल नॉलेज कमीशन का जो गठन था, प्रधानमंत्री को शिक्षा, अनुसंधान और बौद्धिक संपदा से जुड़ी जो नीतियां हैं उन पर सलाह देने के लिए किया गया था। एनकेसी जो था, नेशनल नॉलेज कमीशन ने शिक्षा, शोध संस्थानों और बौद्धिक संपदा कानून में सुधार की सिफारिशें दी। नेशनल नॉलेज कमीशन ने ज्ञान तक पहुँच बढ़ाने पर जोर दिया। कमीशन ने घरेलू अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने पर भी काम किया, नवाचार बढ़ाने पर भी इसने काम किया था। और साथ में क्या किया था, जो स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, इन पर भी जो है ज्ञान के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का इसने
सिफारिश की थी। साथ में इसने कहा था सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके शासन को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने पर भी काम किया जाए। कुछ सुधार मैंने इससे पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और 2014 में जब आम चुनाव हुए थे तो उसके बाद जब ये भाजपा सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो इस NKC को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट MCQs। तो पहला MCQ है, नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ? 2004 में, 5 में, 6 में और 7 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, नेशनल नॉलेज कमीशन का जो गठन हुआ था 2005 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 13 जून 2005 को जो है इसका गठन हुआ था। और इसने जो अंतिम रिपोर्ट दी, ध्यान रखिएगा, 2009 में दी। ठीक है, हालांकि टाइम पर इसने अपनी रिपोर्ट तो दी थी प्रधानमंत्री को ही डायरेक्ट, बट जो है मेन जो अंतिम रिपोर्ट थी वो थी 2009 की। और याद रखिएगा, इन्होंने 2009 की जो रिपोर्ट दी थी वो किस नाम से थी? राष्ट्र की नाम प्रतिवेदन। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन नाम से इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी प्रधानमंत्री को। अब बात करते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह थे, या सैम पेत्रोदा थे, या रघुनाथ माशेलकर थे, या फिर नंदन नीलेकणी। तो याद रखिएगा, नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सैम पेत्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NKC किस सरकार के अंतर्गत जो है नेशनल नॉलेज कमीशन को स्थापित किया गया था? NDA 1 के समय में, UPA 1 के समय में, UPA 2 के समय में, या NDA 2 के समय में? तो याद रखिएगा, UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, UPA 1 के समय जो है इसको स्थापित किया गया था। UPA 1 जो था 2004 से सरकार बनी थी इनकी 2009 में। ठीक है, और UPA 2 बना था 2009 से लेके 2014 में। ठीक है, तो UPA 1 के समय जो है स्थापित किया गया था नेशनल नॉलेज कमीशन। 13 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल नॉलेज कमीशन कुल कितने मुख्य क्षेत्रों की पहचान इसने की थी? 5, 10, 15 या 20? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसने जो है कुल 20 नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, 27। तो 27 इसका आंसर है। 27 जो है क्षेत्रों की इसने पहचान की थी। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था 27 जो है मुख्य फोकस इसका था, 27 क्षेत्र। और साथ में जो है 300 से लगभग जो है 300 या 300 से अधिक जो है इन्होंने सिफारिशें प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, NKC का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर था? प्राथमिक शिक्षा पर था, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय और ICT पर था, रक्षा रणनीति पर था, या कृषि पर था? तो दोस्तों याद रखिएगा, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय और ICT पर जो है इनका मुख्य क्षेत्र जो था, मुख्य सिफारिशें इन्होंने उच्च शिक्षा पर भी, पुस्तकालय पर भी और ICT पर भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, NKC का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार के अवसर बढ़ाना, भारत को ज्ञान समाज में बदलना, या कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, या विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना? तो NKC का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को जो है ज्ञान में जो है अग्रणी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NKC की स्थापना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई? तो याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है कार्यकाल में हुई। उस वक्त जो थी कांग्रेस की UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 1 की जो है सरकार थी, और उस सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। NKC की रिपोर्ट जो थी मुख्य रूप से किसे सौंपी गई थी? तो याद रखिएगा, इसको भी प्रधानमंत्री को ही जो है ये अंडर में बना था, और प्रधानमंत्री को ही जो है ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NKC ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी नई संस्था की सिफारिश की थी? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिषद, या राष्ट्रीय शोध और शिक्षा परिषद? तो याद रखिएगा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, नेशनल कमीशन बनाने की बात कही थी इन्होंने उच्च शिक्षा पर, तो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। NKC ने प्राथमिक रूप से किस पर बल दिया? ICT पर, रक्षा सुधार पर, आयात निर्यात नीति पर, या जल संसाधन पर? तो याद रखिएगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT पर इन्होंने महत्वपूर्ण जो है बातें अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NKC के अनुसार भारत को कितने विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है? तो याद रखिएगा, 1500 इन्होंने कहा था अपनी सिफारिशों में, 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। और लगभग इन्होंने बताया था 50+ जो हैं केंद्रीय विद्यालय भी जो है बनाए जाने चाहिए, ऐसा इन्होंने अपनी सिफारिशों में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NKC ने स्कूली शिक्षा में किस तरह के सुझाव दिए थे? माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना,
पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाना, शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देना या सभी? तो सभी पर उन्होंने कहा था माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया जाए और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी ने लाइब्रेरी सुधारों के लिए किस नेटवर्क का सुझाव दिया था? नेशनल लाइब्रेरी ग्रिड, नेशनल नॉलेज नेटवर्क या डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया या सूचना बैंक नेटवर्क? तो याद रखिएगा इसको, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है इसकी जो है इन्होंने सुझाव भी दिया था और आगे इनका इम्प्लीमेंट भी हुआ। इनकी जो जितने भी सुझाव दिए गए उनका इम्प्लीमेंटेशन भी जो है हुआ था। नेशनल लाइब्रेरी जो है आप देख सकते हैं, वेब पोर्टल इनका जो है बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो दोस्तों याद रखिएगा 2005 में गठित हुआ था और अंतिम रिपोर्ट जो थी इसने 2009 में दी थी। तो कहने का मतलब 4 वर्ष का इनका कार्यकाल था। हालांकि वैसे जो है इनका कार्यकाल जो था 3 वर्ष का ही था, बट बाद में इसको बड़ा एक्सटेंड कर दिया गया था। तो वैसे जो है इनका जो कार्यकाल है 2005 से लेकर 2009 यानी कि 4 वर्ष का था। एनकेसी ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को क्या किया? प्रोत्साहित किया, प्रतिबंधित किया या हतोत्साहित किया, अनदेखा किया? तो याद रखिएगा इन्होंने निजी निवेश को प्रोत्साहित किया था शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी के द्वारा सुझाया गया नेशनल नॉलेज नेटवर्क किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से, डिजिटल कनेक्टिविटी से, रेलवे नेटवर्क से या फिर पर्यावरण संरक्षण से? तो याद रखिएगा जो एनकेसी के द्वारा सुझाया गया नेशनल नॉलेज नेटवर्क है वो डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए किस पर बल दिया? स्वायत्तता पर बल दिया, विदेशी संस्थाओं के सहयोग पर बल दिया, पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण करने पर बल दिया या सभी पर बल दिया? तो उच्च शिक्षा के लिए उन्हें स्वायत्तता पर भी कहा था बात कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको स्वायत्तता दी जानी चाहिए, विदेशी संस्थानों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए ज्ञान के निर्माण में और पाठ्यक्रम को क्या बनाना चाहिए? आधुनिक बनाना जाना चाहिए। इस पर इन्होंने बात की थी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन ने ई गवर्नेंस के बारे में क्या बताया? ई गवर्नेंस हानिकारक है, प्रोत्साहन दिया, महत्वहीन बताया, राज्यों तक सीमित कहने की बात कही। तो इन्होंने महत्वपूर्ण जो अपने सिफारिशें ई गवर्नेंस पर ही केंद्रित की थी। तो याद रखिएगा इन्होंने ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित भी किया था। आगे जो है नए टॉपिक जो हम लेके आएंगे आपके लिए, आपके जो है यूकेपीएससी लेक्चर एग्जाम में ई गवर्नेंस भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट नंबर 1 में। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे ई गवर्नेंस से संबंधित। तो ई गवर्नेंस से संबंधित जो भी बातें कही गई थी वो नेशनल नॉलेज कमीशन ने ही कही थी। नेक्स्ट है, एनकेसी की अंतिम रिपोर्ट कब सौंपी गई? तो याद रखिएगा 2009 में जो है उन्होंने अपने अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक किस पर जोर दिया? तो याद रखिएगा ज्ञान तक पहुंच जो है इन्होंने महत्वपूर्ण जो है अपना जोर दिया था, ज्ञान तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनकेसी ने निम्न में से किस पर अपनी विशेष रिपोर्ट दी थी? व्यवसाय और अर्थव्यवस्था पर, बौद्धिक संपदा अधिकार पर, पुस्तकालय सुधार पर या ग्रामीण रोजगार पर? तो दोस्तों वैसे इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार पर भी इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट दी थी, अपनी रिपोर्ट में बोला था और कि इनका जो है किस तरह से इनका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो बौद्धिक संपदा पर भी बात की थी और पुस्तकालय सुधार पर भी इन्होंने, जैसे भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डिजिटल लाइब्रेरी की बात है ना, तो पुस्तकालय सुधार भी दोनों हो सकते हैं इसका आंसर। तो याद रखिएगा बौद्धिक संपदा और पुस्तकालय दोनों पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। आप देखिएगा अगर यहाँ पर अगर विशेष की बात है तो हो सकता है कि इसमें एक ही आया है, बट इन्होंने जो थी बातें जो हैं दोनों कही थी, बौद्धिक संपदा से संबंधित बातें भी कही थी और पुस्तकालय सुधार से संबंधित बातें भी बोली थी। तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी के तहत किस नेटवर्क का प्रस्ताव दिया गया? राष्ट्रीय अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, शिक्षा सुधार नेटवर्क या राष्ट्रीय सूचना प्रणाली? तो एनकेसी के तहत जो था वो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनकेसी के अनुसार शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? वेतन वृद्धि, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम या तकनीकी उपकरणों का उन्हें वितरण किया जाए या विदेशी शिक्षकों को नियुक्त किया जाए? तो इसमें रहेगा आपका आंसर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनके लिए बताया गया, जिससे कि शिक्षकों की गुणवत्ता में क्या की जाए, बढ़ोतरी की जाए, उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, है ना, जिससे कि वो जो है अच्छे से जो है ज्ञान दें बच्चों को और ज्ञान का सृजन भी करें, नवाचार बढ़ाएं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एनकेसी का ध्यान जो था ग्रामीण क्षेत्रों में किस ओर केंद्रित था? रोजगार के अवसर पर या शिक्षा और डिजिटल साक्षरता पर, कृषि सुधार पर या जल प्रबंधन पर?
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा और डिजिटल साक्षरता की बात कही थी। हालांकि वैसे एनकेसी की जो था राष्ट्रीय, ये आपका नेशनल नॉलेज कमीशन, ये जो था आपका शहरी क्षेत्र पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया था। जितनी भी सिफारिशें थी वो जो थी शहरीकृत थी, बट कुछ जो थी सभी की नहीं, कुछ जो थी ग्रामीण क्षेत्रों से भी थी, बट ज़्यादा शहरी वाली थी। तो ग्रामीण में इन्होंने क्या बात की, शिक्षा और डिजिटल साक्षरता की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी के तहत किस क्षेत्र को डिजिटल बनाने की सिफारिश की गई थी? स्वास्थ्य को, न्यायपालिका को, पुस्तकालय को या सभी को? तो याद रखिए सभी को जो है इन्होंने बताया था। स्वास्थ्य को भी है ना डिजिटल बनाने की सिफारिश की, न्यायपालिका को भी, पुस्तकालय को भी, है ना डिजिटल लाइब्रेरी जैसे आजकल बन रही हैं आपकी, है ना, और ई कोड भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में आपको पता ही है ना, तो सारे कुछ जो है डिजिटल हो रहा है, तो सभी पर इन्होंने अपनी सिफारिश दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी की रिपोर्ट किस मंत्रालय के लिए सबसे अधिक उपयोगी थी? वित्त मंत्रालय के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए या ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए? तो दोस्तों याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए काफ़ी उपयोगी थी। ऐसा नहीं है कि और मंत्रालयों के लिए उपयोगी नहीं थी, वित्त मंत्रालय के लिए भी उपयोगी है ये, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए भी, ग्रामीण विकास। अब बिना डिजिटल के हो नहीं सकता आजकल, है ना, तो बट ज़्यादा जो है उपयोगी, सबसे अधिक उपयोगी जो थी वो किसके लिए थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए ही ज़्यादा उपयोगी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी ने सुझाव दिया कि शिक्षा में विदेशी विश्वविद्यालयों का क्या किया जाए? विरोध किया जाए, सहयोग लिया जाए या प्रतिबंध लगाया जाए या केवल निजी क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाए? तो दोस्तों याद रखिएगा, उन्होंने कहा था कि विदेशी विद्यालय जो हैं, विश्वविद्यालय जो हैं, उनसे सहयोग लिया जाए, जिससे कि ज्ञान जो है इसका सृजन भी हो और ज्ञान का निर्माण हो, जिससे और सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो। तो उन्होंने कहा था सहयोग लिया जाना चाहिए विदेशी विश्वविद्यालयों का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी के अनुसार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का क्या महत्व है? शिक्षा का निजीकरण करना, छात्रों की पहुंच बढ़ाना, महंगी संसाधनों का उपयोग करना या उच्च शिक्षा तक सीमित रखना? तो ई लर्निंग का जो उपयोग होता है, प्लेटफॉर्म जो है ई लर्निंग की बहुत सारी, जैसे ई पाठशाला है आपका, दीक्षा प्लेटफॉर्म है ना, बहुत सारे डिजिटल आपके क्या है चैनल्स हैं, प्लस जो है आपके दूरदर्शन में बहुत सारे चैनल्स आते हैं, तो उनका महत्व पूछ रहा है ना। ये सारे जो भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो इनका महत्व क्या है? छात्रों की पहुँच बढ़ाना। ठीक है, ई लर्निंग के थ्रू जो है वो अपनी जो है ज्ञान को जो है निर्माण कर सकें। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो महत्व है वो छात्रों की पहुंच बढ़ाना ही इसका महत्व रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एनकेसी ने जो था आईसीटी का जो उपयोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और प्रशासन के क्षेत्र में, तीनों के क्षेत्र में इन्होंने उपयोग को बढ़ावा देने पर सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी ने अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसकी भूमिका बढ़ाने का पर बल दिया? सरकारी वित्त पोषण, निजी क्षेत्र की भागीदारी या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी या सभी? तो R&D जो था अनुसंधान और विकास में, इन्होंने कहा था कि किसकी भूमिका इसमें बढ़ाई जाए R&D डिपार्टमेंट में, है ना, R&D के लिए, अनुसंधान करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सरकारी वित्त पोषण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी इन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी होनी चाहिए R&D में, और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी भी होनी चाहिए, यानी कि सभी पर इन्होंने कहा था, सभी की भूमिकाएं हैं बढ़ाने पर इन्होंने बल दिया था R&D में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनकेसी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्वायत्तता पर क्या सुझाव दिया? सीमित किया जाए या पूरी स्वायत्तता दी जाए इनको, या वित्तीय स्वायत्तता दी जाए केवल, या पाठ्यक्रम से संबंधित स्वायत्तता दी जाए? तो एनकेसी ने कहा था कि जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनको जो है पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी ने कौशल विकास के लिए किस नीति का सुझाव दिया? राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का या रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम का या सभी का? तो सभी इन्होंने का सुझाव दिया कौशल विकास के लिए। किसके लिए? कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट के उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की जाए, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बनाए जाएं, है ना, रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम भी जो है तैयार किया जाए। तो सभी पर इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी ने लाइब्रेरी सुधारों के तहत डिजिटलीकरण का सुझाव दिया। क्या किसके तहत दिया था? ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटल करने का सुझाव दिया लाइब्रेरी सुधारों के तहत, या पांडुलिपियों को, या फिर अनुसंधान पत्र को, या सभी को? तो सभी को किया था, दस्तावेजों को भी, पांडुलिपियों को भी और अनुसंधान जो पत्र होते हैं उनको भी। एनकेसी की स्थापना के बाद किस नई संस्था का गठन हुआ? योजना आयोग का, नीति आयोग का, राष्ट्रीय नवाचार परिषद का या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का?
तो याद रखिएगा दोस्तों, एनकेसी की स्थापना के बाद जो था राष्ट्रीय नवाचार परिषद का गठन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नवाचार जो है आजकल जो है नवाचार पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है, तो ये एनकेसी की वजह से ही हो रहा है। तो एनकेसी की जो स्थापना, हालांकि एनकेसी को तो भंग कर दिया गया है, बट उसकी जितनी भी सिफारिशें हैं कहीं ना कहीं जो है आज जो है प्रयोग में लाई जा रही हैं। तो इसी के तहत जो है राष्ट्रीय नवाचार परिषद का गठन किया गया है। और इसी के तहत मैंने आपको बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में कि जो यूजीसी वगैरह हैं, हायर एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसके लिए एक अलग से आयोग का गठन किया जाए। NCHER है ना, NCHER, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इन्होंने इसकी बात कही थी, NCHR जो है की बात कही थी कि यूजीसी है, NCT है और AICTC है, इनको जो है आपस में जो है इनको मिला दिया जाए, है ना। यशपाल समिति ने भी जो है इस संबंध में बात कही थी। तो इन्होंने भी जो है उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग के गठन की मांग की थी। और यशपाल समिति ने भी इस बारे में कहा था कि जो है NCHR जो है उच्च शिक्षा के लिए एक ऐसा मतलब आयोग बनाया जाए जो है सभी जितनी भी अन्य जो हैं संस्थाएं, उन सबका एक कॉम्बिनेशन हो, यानी कि यूजीसी हो गया, जैसे कि NCT हो गया, अलग अलग संस्थाएं न बना करके एक ही संस्थाएं जो है बनाई जाए उच्च शिक्षा के लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एनकेसी ने कितनी भाषाओं में शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने की सिफारिश करी? केवल अंग्रेजी में, हिंदी में, या बहुभाषी या क्षेत्रीय भाषाओं तक ही सीमित? तो ये बताया उन्होंने, बहुभाषिक जो है सामग्री पर उन्होंने बल दिया था कि अगर आपको ज्ञान आपका सृजन किया है तो ज्ञान का क्या करना है, प्रसार भी करना है। ज्ञान का प्रसार तभी होगा जब आपने जो उसमें लिखा हुआ है वो एक ही भाषा में लेकर के बहुत सारी भाषाओं में लिखा हो, जिससे कि उसका प्रसार भी जो है बढ़ता रहे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एनकेसी ने भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाने के लिए किस पर जोर दिया? औद्योगिक विकास पर जोर दिया जिससे कि ज्ञान आधारित समाज बनाया जा सके, या बौद्धिक संपदा अधिकार पर इन्होंने बल दिया जिससे कि ज्ञान आधारित समाज बनाया जा सके, मानव पूंजी और नवाचार पर इन्होंने बल दिया, या व्यापार और वाणिज्य? तो इम्पोर्टेंट है इसमें मानव पूंजी और नवाचार, ठीक है। तो मानव पूंजी और नवाचार के थ्रू जो है हम ज्ञान आधारित समाज को हम बना सकते हैं, ऐसी इन्होंने अपनी जो है सिफारिश में प्रस्तुत की थी। तो उसमें कहा था कि ज्ञान आधारित अगर समाज बनाना है तो सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था मानव पूंजी पर और नवाचार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेसी ने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों सुझाया? इसे मुफ्त में लागू किया जा सकता है, सस्ता और सुलभ है, नवाचार को बढ़ावा देता है, या सभी? तो सभी इसमें हो जाएगा। मुफ्त भी लागू किया जा सकता है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, सस्ता भी है, सुलभ भी होता है, नवाचार को इससे बढ़ावा मिलता है। तो एनकेसी ने उच्च शिक्षा के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया थी उसके लिए क्या सुझाव दिया? जटिल होनी चाहिए प्रवेश प्रक्रिया, या केंद्रीकृत और पारदर्शीकृत होनी चाहिए, या निजी संस्थानों को सौंप देना चाहिए, या परीक्षा जो प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम कहने का मतलब है। तो उन्होंने कहा केंद्रीकृत होनी चाहिए, ठीक है, केंद्रीकृत होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। जो एडमिशन होता है उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एनकेसी ने किस क्षेत्र को भविष्य का मुख्य ज्ञान स्रोत बताया? कृषि को, सूचना और प्रौद्योगिकी को, ऊर्जा को, या सेवा क्षेत्र को? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है सूचना और प्रौद्योगिकी। जैसा कि आप जानते हो नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है ना इससे ICT द्वारा। तो भविष्य का मुख्य ज्ञान स्रोत जो है उन्होंने बताया था सूचना और प्रौद्योगिकी को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।